फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस और ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में हमने पढ़ा कि किस तरह फॉरेस्ट को हम कंजर्व कर सकते हैं। फॉरेस्ट एक नेचुरल रिसोर्स है और उसे हमें कैसे कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, तो आज जो हम नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्स पढ़ रहे हैं वो है नेचुरल रिसोर्स कोल एंड पेट्रोलियम। ओके, कोल एंड पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स पे इन्हें कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मिलियन ईयर एगो जब फॉसिल्स जो है नीचे दब जाती हैं, ठीक है, कोल्स जो हैं वो रॉक्स के नीचे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो जमा हो जाता है और मिलियन ऑफ ईयर जब उसमें प्रोसेसिंग होती है तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कोल फॉर्म होता है। ठीक है, वहीं मराइन में जब सैंड के नीचे ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिज्म जब लेयर बाय लेयर जो उनकी है जमती जाती है और उसमें जो प्रोसेसिंग होती है उसकी वजह से पेट्रोलियम्स बनते हैं और नेचुरल गैसेस बनती हैं। ठीक है, प्राकृतिक गैसेस जो कि यूजुअली हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, और पेट्रोलियम जिसका यूज़ हम पेट्रोल डीजल बनाने में करते हैं, पेट्रोल बनाने में करते हैं, कैरोसिन बनाने में करते हैं। ठीक है, तो पेट्रोलियम जो है क्रूड ऑयल कहलाता है जिससे कि डिफरेंट सब्सटेंसेस बनते हैं और उसकी एक अलग प्रोसेस है। जब पेट्रोलियम की प्रोसेसिंग होती है तो उससे डिफरेंट जो है फ्यूल्स बनते हैं, जैसे पेट्रोलियम है, जैसे कि कैरोसिन है, जैसे कि डीजल है। ठीक है, अब ये जो फॉसिल फ्यूल है, ठीक है, इनको हम किस किस कामों में यूज़ लेते हैं? ठीक है, व्हीकल्स में। मान लीजिए पेट्रोलियम जो है, पेट्रोल और डीजल हमारे व्हीकल के लिए एक मतलब मेन है, एक लाइफ सोर्स है उसके लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके बिना व्हीकल्स जो है वो नहीं चल सकते। यदि फ्यूल्स पेट्रोलियम्स नहीं होंगे तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि कोई व्हीकल चल सकता है। ठीक है, तो पेट्रोलियम जो है एक मेजर कंपोनेंट है व्हीकल्स को रन करने के लिए। साथ ही कोल जो है वो पावर स्टेशन में, थर्मल पावर स्टेशन जिससे कि बिजली बनाई जाती है, उसमें कोल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो कोल है। ठीक, तो इस प्रकार हमारे जो पेट्रोलियम और कोल है वो हमारा एक बहुत ही मेजर इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का, और इससे हम बहुत सारी अपनी ये हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं जिससे हमारी बहुत सारी हम ज़रूरतें पूरी करते हैं। साथ ही नेचुरल गैस कुकिंग गैस के रूप में यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ये जो कोल एंड पेट्रोलियम है एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस हैं। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी के, एक नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, दैट मीन्स यदि इन्हें वाइजली यूज़ नहीं किया तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे विल एंड अप, ठीक है, दे विल फिनिश, वो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के यूज़ करने के लिए नहीं बचेंगे। ठीक है, ऐसा एस्टिमेशन किया गया है कि पेट्रोलियम और कोल आगे के मोर देन 40 ईयर्स भी नहीं वो चलने वाले, ऑलमोस्ट 40 ईयर्स तक का ही उनका जो स्टोर है वो है। ठीक है, उसके बाद दे विल बी फिनिश्ड। ठीक है, तो कोल एंड पेट्रोलियम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं जिसका एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि वो लॉन्ग टर्म पे चल पाए। ठीक है, उनके जो सोर्स है वो ख़त्म ना हो। ठीक है, और हमारी फ्यूचर जनरेशन के यूज़ के लिए वो अवेलेबल रहें। ठीक, साथ ही जब हम इन फ्यूल्स का, ठीक है, इन फ्यूल्स का शॉर्ट टर्म एम्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए जब हम इन्हें यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि वो हम आज सिर्फ हम यदि आज की हमारी सुविधा देखेंगे तो क्या होगा कि ये जल्दी खत्म हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहला जो रिस्क है, सबसे पहला जो ड्रॉबैक है इनके वाइजली यूज़ नहीं करने का, वो है कि दे विल फिनिश्ड। ठीक है, दूसरा एक मेजर इसका जो ड्रॉबैक है इसके बहुत ज़्यादा यूज़ का, वो क्या ड्रॉबैक है? वो है पॉल्यूशन। ठीक है,
दैट मीन्स यदि बहुत ज़्यादा हम इनका उपयोग करेंगे, बहुत ज़्यादा हम उन्हें यूज़ करेंगे तो क्या होगा, पॉल्यूशन कॉज करेंगे, क्योंकि इनका कार्बन कंटेंट है, जब इनका कंबशन होता है इन फ्यूल्स का तो ऑफकोर्स कार्बन प्रोड्यूस होता है, बहुत ज़्यादा कार्बन क्या फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। जब बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में होगा तो वो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेगा, और ग्लोबल वार्मिंग के फर्दर क्या इफेक्ट होते हैं वो हम जानते हैं। ग्लोबल वार्मिंग फ्लडिंग कॉज करता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर कॉज करता है। समर्स में आप देख रहे हैं आजकल कि पहले के कंपैरिजन में टेम्परेचर अधिक होता है, ज़्यादा वार्म टेम्परेचर हो रहा है कंपेयर्ड टू पास्ट, ठीक है, ठीक है। तो दीज आर द ड्रॉबैक, यदि हमने इन्हें वाइजली यूज नहीं किया तो या तो वो फिनिश हो जाएंगे, ठीक है, फिनिश तो होना ही है, यदि हम उन्हें वाइजली यूज नहीं करेंगे तो भी फिनिश होना है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे विल बी एंड अप। तो हमें ऐसे रिसोर्सेस पे टर्न करना पड़ेगा जो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेस हो, ठीक है, पहला। अब हम इन रिसोर्सेस का मैनेजमेंट किस प्रकार कर सकते हैं, कैसे हम उन्हें मैनेज करें, क्या क्या हम तरीके अपनाएं कि इनका वाइजली उपयोग हो, ठीक है, वी कंज्यूम देम वाइजली, ठीक है। और इन दोनों से हम दो चीज़ें कर सकते हैं, यदि हम इन्हें वाइजली यूज़ करेंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए वो अवेलेबल रहेंगे ये रिसोर्सेस, ठीक है। दूसरा, पॉल्यूशन कम होगा, जितना हम इन्हें वाइजली यूज़ करेंगे उतना पॉल्यूशन कम कॉज करेंगे। अब हम क्या क्या तरीके अपना सकते हैं जिससे कि हम उन्हें वाइजली यूज़ करें। सबसे पहला, यूज़ बाय साइकिल, ठीक है, ऐसी दूरी जहाँ पे बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ना हो और हम साइकिल से जा सकते हो वहाँ हमने बाईसाइकिल यूज़ करना चाहिए, जिससे क्या होगा, फ्यूल का कंजप्शन तो कम होगा ही, हमारी भी एक अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है, ठीक है। दूसरा, कार पूलिंग की जाए। कार पुलिंग ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी प्रीवियस लेक्चर्स में ही, यदि एक ही डेस्टिनेशन पे यदि 4 लोगों को जाना है तो 4 अलग अलग व्हीकल रहने की बजाय एक व्हीकल से, एक कार से 4 लोग जा सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो फ्यूल 4 अलग अलग व्हीकल में कंबशन हो रहा था, यूज अप हो रहा था, वो सिर्फ एक कार में लगेगा। इस प्रकार हमने 3 कार का फ्यूल हमने बचा लिया, ठीक है। तो कार पुलिंग की जाए, शेयरिंग की जाए, शेयरिंग ऑफ व्हीकल। एक और ये है, एक और तरीका ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किए जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किए जाएंगे तो एक ही व्हीकल में कितने सारे लोग जा सकते हैं, इससे ट्रैफिक भी कम होगा, ठीक है, पोल्यूशन भी कम होगा और हमारा फ्यूल कंजप्शन भी कम होगा। तो इस प्रकार हमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए, ठीक। मूव टू रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ठीक है। तो अब हमें ज़रूरत है कि हम ऐसे रिसोर्सेस पे मूव ऑन करें जो कि रिन्यूएबल है। सोलर एनर्जी इज़ अ वेरी, आजकल बहुत फेमस कंसेप्ट है सोलर एनर्जी का, और बहुत सारी चीज़ें सोलर एनर्जी पे जो चल सके वो अभी इन्वेंट की जा रही है, उस पर रिसर्च चल रही है। तो इस प्रकार हो सकता है फ्यूचर में ऐसी कार्स हो, ऐसी व्हीकल्स हो जो कि सोलर एनर्जी पे चल सकते हो, ठीक है। यदि ऐसा होगा तो ऑफ कोर्स वी डोंट डिपेंड अपॉन दीज नेचुरल रिसोर्सेज, और जब हम उन पे डिपेंडेंसी कम होगी तो ऑफ कोर्स वो क्या होंगे, बचे रहेंगे, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए पॉल्यूशन कम करेंगे, ठीक। तो इस प्रकार हमें ऐसे रिसोर्सेज पे मूव ऑन करना चाहिए जो कि रिन्यूएबल हो, जो कि रिप्लेनिशेबल हो, जिन्हें हम रिप्लेनिश कर सकते हो बाय द प्रॉपर मैनेजमेंट, ठीक। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे हमें मूव करना चाहिए, ठीक है। ओके, दूसरा, अब जैसे कि हमने बताया कि कोल जो है थर्मल पावर स्टेशंस में यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। दैट मीन्स यदि हम यदि इलेक्ट्रिसिटी को कम कंज्यूम करते हैं तो हम कोल का कंजप्शन कम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी का वाइज यूज, वाइज यूज कैसे कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। घर में हमें ऐसे सिस्टम लगाने चाहिए जो कि इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट हो, ठीक है। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि कई कंपनीज
ऐसे ऐसी और ऐसे फ्रिज बनाती है जो कि कम से कम बिजली जो है वो कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के हमें इक्विपमेंट्स लेने चाहिए, इस प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम होना चाहिए घर में जो कि कम से कम बिजली यूज करे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक इफिशिएंट सिस्टम्स होने चाहिए घरों में, ठीक है। तो ऐसी लाइट्स, ऐसे बल्ब्स, ऐसे इक्विपमेंट्स हमें यूज करने चाहिए जो कि कम से कम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करें, ठीक है। दूसरा, स्विच ऑफ द लाइट्स एंड, ठीक है, लाइट को हमें स्विच ऑफ करना चाहिए और जो भी हमारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, वो हमें जब यूज में नहीं है तो हमें लाइट हमेशा स्विच ऑफ कर देनी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो स्विच इलेक्ट्रिसिटी का यदि वाइजली यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कोर्स कम कंज्यूम होगी। इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी भी हम बहुत तरीकों से बचा सकते हैं, जैसे कि स्विच ऑफ करें हम, और लिफ्ट जो है, लिफ्ट यूज करने की बजाय यदि हम सीढ़ियों से जाएं तो हमारी एक्सरसाइज भी होगी और इलेक्ट्रिसिटी भी यूज नहीं होगी, ठीक है। तो वाइजली हमेशा हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करें, हम ऐसा नहीं देखें कि वाई वी डू इट, ठीक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जब ऐसे जो तरीके हैं उसे अपनाएगा तो क्या होगा, ऑफ कोर्स इसका इफेक्ट पड़ेगा, ये जो फ्यूल्स है वो कम कंज्यूम होगी, ठीक है। जब ये कम कंज्यूम होगी तो सबसे इम्पॉर्टेंट हम अपना एनवायरनमेंट सेव करेंगे, कंजर्व करेंगे, साथ ही जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए हम अवेलेबिलिटी बढ़ाएंगे नेचुरल रिसोर्सेज की, ठीक है। कुकिंग गैस जो है उसका हम वाइजली कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम हम गैस का यूज करें और कुकर में खाना हम पकाएं, ठीक है। जो फालतू में जो गैस है वो हम ऑन नहीं करें, यदि कुकिंग हो रही है तभी हम उसे ऑन करें। तो इस प्रकार छोटे छोटे तरीके हैं जिससे कि हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को जो है सेव कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा कोल एंड पेट्रोलियम, one of the natural resource which is non renewable, and इसका जो हम प्रॉपर मैनेजमेंट यदि करेंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन में हम इनकी अवेलेबिलिटी को बढ़ा देंगे। These are the ways how we can save electricity, how we can save our फ्यूल्स, ठीक है। अब हम देखेंगे सस्टेनेबल मैनेजमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज का एक समरी हम देखेंगे, किस प्रकार हम उन्हें कंजर्व कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हमें अपनाने चाहिए। ओके, तो हमने देखा कोल एंड पेट्रोलियम, इस प्रकार हमने वाटर, फॉरेस्ट और कोल एंड पेट्रोलियम, इन सभी नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। अब जो लास्ट है वो हम पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। कंजर्व कैसे किया जाए नेचुरल रिसोर्सेज को, ये जो है अब हम इसमें पढ़ने वाले, ठीक है। सभी में हमने देखा कि कैसे वाटर जो है उसका पॉल्यूशन हो रहा है, कैसे उसे कंजर्व किया जा रहा है डिफरेंट एरिया में इंडिया के। उसी प्रकार फॉरेस्ट का हमने देखा कि कैसे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं फॉरेस्ट और कैसे जो है उन्हें कंजर्व किया जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार कोल एंड पेट्रोलियम को हमने देखा कि किस प्रकार वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, कैसे वो फ्यूचर जनरेशन के लिए अनअवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। तो कंजर्वेशन यदि हमें नेचुरल रिसोर्सेज का करना होगा तो हमें क्या क्या जो चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। सबसे पहला, जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है उसके यूज करने की। तो सबसे पहला, बैलेंसिंग द यूज, जो कंजप्शन है रिसोर्सेज का वो बैलेंस हो, ठीक है। हमारी जो डिपेंडेंसी है नेचुरल रिसोर्सेज पे वो इनएविटेबल है, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। हम डिपेंडेंट हैं उन पे और हमें उनका कंजप्शन करना पड़ेगा क्योंकि हमारी जो ज़रूरत है वो इनसे पूरी होती है, ठीक है। वाटर के बिना हम नहीं रह सकते, फॉरेस्ट, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, फ्यूल्स और कोल पे हम डिपेंडेंट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल्स के लिए, ठीक है।
पेट्रोलियम और कोल पे। तो इस प्रकार हमारी जो डिपेंडेंसी है वो उस पे है, हम उसे नकार नहीं सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करें इन ऑर्डर टू कंजर्व दीज नेचुरल रिसोर्सेज। तो सबसे पहला है कि बैलेंसिंग द यूज, हम उसके यूज को बैलेंस करें, ठीक है, डिक्रीज द एक्सप्लॉयटेशन, उसका जो यूज है वो हम कम करें, ठीक है, वाइजली हम यूज करें, ठीक है। दूसरा है कि ब्रिंगिंग अबाउट द रियलिस्टिक, सिंपल एंड डिजायरेबल चेंजेस इन ऑर्डर टू कंजर्व देम, इन ऑर्डर टू कंजर्व देम, ठीक है। क्या करना चाहिए, हम ऐसे चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में लेकर आए जो कि सिंपल हो, ठीक है, वो सिंपल हो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चेंजेस जो है वो हर कोई नहीं ला सकता अपने लाइफस्टाइल में। रियलिस्टिक हो, ठीक है, रियलिस्टिक हो, हर कोई उसे अपना सके, ठीक है, वो एक कॉम्प्लेक्स ना हो, वो एक रियलिस्टिक हो, ठीक है, बहुत हाइपोथेटिकल उसका जो तरीके है वो ना हो, ठीक है, सिंपल हो, रियलिस्टिक हो और डिजायरेबल हो, ठीक है, सिंपल, रियलिस्टिक एंड डिजायरेबल। डिजायरेबल दैट मीन्स हर कोई उन्हें अपनाना चाहे, एक्सेप्ट करना चाहे उन्हें। ऐसे चेंजेस यदि हम अपनी लाइफस्टाइल में लाएंगे तो ऑफ कोर्स हम उन्हें कंजर्व कर सकेंगे, ठीक है। अब ये सिंपल, रियलिस्टिक, डिजायरेबल चेंजेस क्या हो सकते हैं, वाटर को हमें वाइजली यूज करना, ठीक है, वाटर को कंजर्व करना, रेस्टोरेशन ऑफ वाटर, हार्वेस्टिंग, हार्नेसिंग ऑफ वाटर, ठीक है, ये सिंपल हो, इनके जो तरीके हो वो सिंपल हो, डिजायरेबल हो, एक्सेप्टेबल हो, ठीक है, रियलिस्टिक हो। फ्यूल्स का हमने जैसे देखा कैसे पेट्रोल और फ्यूल्स को हम वाइजली यूज कर सकते हैं, कम यूज करें, ठीक है। तो इस प्रकार वो सभी चेंजेस जो कि रियलिस्टिक हो, सिंपल हो, डिजायरेबल हो, वो हम अपनी लाइफस्टाइल में लाएं इन ऑर्डर टू कंजर्व देम, ठीक है। तो ये जो कहलाएगा वो कहलाएगा कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले तो हम उन्हें वाइजली यूज करें, ठीक है, बैलेंसिंग यूज हो उसका, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ठीक है, और फिर ऐसे चेंजेस लाए जाए जिनसे कि हम उन्हें कंजर्व कर सके। अब एंड रिप्लेनिश देम, उन्हें रिप्लेनिश भी कर सके, सो दैट दे विल बी अवेलेबल फॉर लॉन्ग, फॉर फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये तो कहलाएगा कंजर्वेशन। किसी भी नेचुरल रिसोर्स को जब हम बैलेंसिंग यूज करते हैं, जब हम उसे ऐसे चेंजेस लाते हैं जिससे कि उन्हें हम बचा सके, ठीक है, तो वो कंजर्वेशन कहलाएगा। और इस कंजर्वेशन की वजह से जब हम उन्हें रिप्लेनिश कर पाएंगे और वो नेचुरल रिसोर्सेज आने वाली जनरेशन्स के लिए लंबे समय तक जब अवेलेबल होगी तो इट विल कॉल्ड एज सस्टेनेबल मैनेजमेंट, ठीक है। ठीक है, तो जब हम कंजर्व करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो फ्यूल्स हो या कोल्स एंड पेट्रोलियम हो, तब हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि जब हम आम जनता को, ठीक है, जब हम आम जनता को इस चीज़ के बारे में एजुकेट करेंगे कि हम उन्हें जब वाइजली यूज़ नहीं कर रहे हैं तो क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है, एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट आ रहा है, और एनवायरनमेंट से हम डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो जब एनवायरनमेंट अफेक्ट होगा तो वो हमें भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। और साथ ही ये जो चीज़ें हैं वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए अवेलेबल नहीं होंगी। तो इस प्रकार एजुकेशन जब दी जाएगी आम जनता को, चिल्ड्रंस को, ठीक है, चिल्ड्रन को, तो क्या होगा कि अवेयरनेस होगी, ठीक है। एजुकेशन से हम अवेयरनेस क्रिएट करें और अवेयरनेस से लोगों को एनकरेज करें ऐसे रियलिस्टिक चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में लाने के लिए, सो दैट हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो कंजर्व हो पाए और हम इस प्रकार से अपने नेचुरल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
ओके, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या कहलाता है, कि उन्हें कंजर्व करना और अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको उपलब्ध कराना, अवेलेबल कराना, इज कॉल्ड इज सस्टेनेबल मैनेजमेंट। अब सस्टेनेबल मैनेजमेंट जो है इतना आसान नहीं है। किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज का जब हम सस्टेनेबल मैनेजमेंट करते हैं तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग हमें चाहिए, ठीक है। अब इस प्लानिंग में कौन कौन जो है इन्वॉल्व होगा? इस प्लानिंग में गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, ठीक है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। किसी भी नेचुरल रिसोर्स के जब हम सस्टेनेबल मैनेजमेंट देखते हैं तो हमें ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए जिसे गवर्नमेंट को ऐसी प्लानिंग, या कोई भी उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए काम कर रहा है उसे ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए जिसमें ये दो लोग जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। गवर्नमेंट हमेशा लॉज बनाती है, ठीक है, नियम बनाती है, कानून बनाती है, जिससे कि उस पे उसका जो कंजप्शन है उस पर रोक लगता है। जैसे फॉरेस्ट के यदि हम देखें तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे लॉज बनाए हैं जिसमें कि पेड़ों को काटना जो है वो इलीगल है, ठीक है। तो इस प्रकार जब हम सस्टेनेबल मैनेजमेंट की बात करते हैं किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज की, तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है जिसमें गवर्नमेंट और स्टेक होल्डर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। स्टेक होल्डर्स जो है एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है हमारी प्लानिंग की, क्योंकि स्टेक होल्डर्स में गवर्नमेंट भी आती है, लोकल पीपल आते हैं, ठीक है, ऐसे लोग आते हैं, एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट होते हैं जो कि एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। तो इस प्रकार जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमें जो लोकल पीपल हैं उनको ध्यान में रखना होगा, उन्हें एजुकेट करना होगा, although they are very much dependent upon the natural resources, लेकिन कैसे वो natural resources का exploitation environment को affect कर रहा है, ठीक है, हम सबको affect कर रहा है, उसकी education उन्हें देना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसी प्लानिंग करना ज़रूरी है जो सबके लिए अच्छी हो। ऐसा नहीं हो कि उसके लिए पर्टिकुलर एक लेवल का व्यक्ति बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा, लाइक ऐसे लॉज नहीं बन जाए जिससे कि सिर्फ स्टेक होल्डर्स में जो लोकल पीपल हैं वो बहुत अफेक्ट हो रहे हो, ठीक है। तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट में हर व्यक्ति को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे टेलर मेड प्लानिंग हमें करनी पड़ेगी जिससे कि हम अपना कंजप्शन भी बरकरार रखें, लेकिन इतना वाइज कंजप्शन हो कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेस एक्सप्लॉइट ना हो, हम उन्हें रिप्लेनिश कर पाए। रिप्लेनिश करने के लिए जैसा कि मैंने बताया वन महोत्सव फॉरेस्ट के लिए होता है, वाटर कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, किसानों को रिस्टोरिंग सिस्टम, हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में एजुकेशन दी जा सकती है, ठीक है। उसी प्रकार पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स के यूज के लिए एजुकेशन फार्मर्स को दी जा सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार डिफरेंट सस्टेनेबल मैनेजमेंट डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज के लिए जो हम करते हैं उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग ज़रूरी है जिसमें स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस प्रकार एक पर्टिकुलर रिसोर्स का जब हम सस्टेनेबल मैनेजमेंट करते हैं तो we make sure that it is available for our future generation by balancing the use of natural resources, decrease the exploitation, bringing about the realistic, simple and desirable change in order to conserve them, ठीक है। तो ये जो है हमने कंजर्वेशन और सस्टेनेबल मैनेजमेंट हमने देखा कैसे हम इन नेचुरल रिसोर्स को सस्टेन कर सकते हैं फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। तो इस प्रकार वी हैव कंप्लीटेड विद द होल चैप्टर एंड नाउ वी विल लीड टुवर्ड्स द NCERT book exercise.